वेन डी ग्राफ जनरेटर को कहते हैं वेरी हाई वोल्टेज जनरेटर। जब तुम्हें हजारों लाखों वोल्ट की जरूरत पड़े तब काम आता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक प्रिंसिपल वो जो कल मैंने आपको समझाया था पिछली लाइव में, कौन सा, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, वो 2 मिनट के लिए फिर रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि आज वेन डी ग्राफ जनरेटर में उसका यूज होना है, तो उतना डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट में आपको एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कोरोना डिस्चार्ज रिवाइज करवाऊंगा 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैं शुरू करूंगा वेन डी ग्राफ जनरेटर। मेरे बेटा 2-4 मिनट का रिवीजन। तुम जानते हो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। पॉइंट नंबर 1, चार्ज डेंसिटी होती है बेटा चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। जिन जगहों पर सरफेस एरिया कम होता है वहां चार्ज डेंसिटी हाई होती है। यानी कि यदि मैं एक बॉडी को, इस शेप की बॉडी को और दूसरा इस शेप की बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करूं तो इस जंक्शन का एरिया बहुत कम है, इस टिप का, इस पॉइंट का एरिया बहुत कम है, तो यहां होगी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई। जबकि इस सरफेस का एरिया बहुत बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी होगी लो। पॉइंट नंबर 2, जहां चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है तो उसके आसपास एयर पर उसका क्या असर पड़ता है? तो जवाब है जो इसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव न्यूक्लियस भी होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी। तो जो ये शार्प पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को मान लो अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस को रिपेल करेंगे। लेकिन हाई चार्ज डेंसिटी होने के कारण ये इतना ज्यादा अट्रैक्शन और इतना ज्यादा रिपल्जन करेंगे कि ये एटम को तोड़ देंगे और एटम 2 हिस्सों में टूट करके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस बॉडी की तरफ आएंगे और पॉजिटिव आयन इससे दूर भागेंगे। अच्छा, क्या एक ही एटम थोड़ी टूटेगा, बहुत सारे एटम टूटेंगे। उस मान लो दूसरा एटम टूटा तो दूसरा पॉजिटिव आयन भागेगा, तीसरा एटम टूटा तो तीसरा पॉजिटिव आयन भागेगा, चौथा एटम टूटा तो चौथा पॉजिटिव आयन भागेगा। ये जो आयंस इसमें से बाहर निकल रहे हैं इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यदि शार्प पॉइंट को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो शार्प पॉइंट में से ऐसा लगेगा जैसे आयंस बाहर भाग रहे हैं और उसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और वो होता क्यों है? शार्प पॉइंट के पास जो एटम्स है, एयर के एटम्स है, वो स्प्लिट हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन शार्प पॉइंट के पास आ जाएंगे और आयंस शार्प पॉइंट से दूर भागेंगे। तो शार्प पॉइंट से जो आयंस की बौछार निकलती है, दूर भागती है, वो आयंस की बौछार कहलाती है कोरोना डिस्चार्ज। ये मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, शॉर्ट में यहां पर बता दिया। यदि और डिटेल में पढ़ना हो तो पिछली वीडियो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट, तो बेटा वेन डी ग्राफ जनरेटर का पहला पॉइंट तो यह है कि बेटा शार्प पॉइंट से कोरोना डिस्चार्ज होता है। वेन डी ग्राफ इस पर बेस्ड है। दूसरे नंबर पर, यदि कभी भी, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखा है, कभी भी 2 कंसेंट्रिक कंडक्टर हैं तो मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि इनर कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और आउटर कंडक्टर लोअर पोटेंशियल पे। यदि मैं इन्हें आपस में जोड़ दूं तो इनर कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा, आउटर लोअर पे, तो चार्ज हमेशा इनर से आउटर पे भागेगा हमेशा। जब आप लोगों ने इसे न्यूमेरिकली भी करके देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, बस ये 2 पॉइंट है जिन पे वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है और वेन डी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है। ये जो आपके घरों के डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन और केरोसिन से चलने वाले इंजन या गैस से चलने वाले इंजन है,
ये हजारों लाखों वोल्ट नहीं बनाते, ये थोड़ी बहुत वोल्टेज बनाते हैं, लेकिन ये मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये तब जरूरत पड़ती है जब आपको हजारों लाखों वोल्ट की जरूरत हो। चलिए तो शुरू करें वेन डिग्राफ। सबसे पहले वेन डिग्राफ में कंस्ट्रक्शन, वेन डिग्राफ में एक मेटलिक स्फीयर होता है बहुत बड़ा, जो इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा रहता है। ध्यान से, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा रहता है। यहां पर होती है दो पुलीज, पुली P1, पुली P2। A belt passes over these two pulleys। ये वैसे ही है जैसे साइकिल की चेन का सिस्टम होता है ना, साइकिल की चेन की आगे से पैडल घुमाओ तो पीछे वाला पहिया भी घूमता है। तो यदि P1 पुली को घुमाओ तो पूरी बेल्ट घूमेगी, पूरी बेल्ट घूमेगी। P1 पुली जुड़ी रहती है मेरे बेटा एक मोटर से, ये मोटर से जुड़ी रहती है। मोटर चला दोगे तो P1 पुली घूमेगी, P1 पुली घूमेगी तो ये सारा बेल्ट सिस्टम ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से नीचे आएगा। ये बेल्ट होती है इंसुलेटेड बेल्ट। बेल्ट इंसुलेटर है। कई लोग सोचते हैं इंसुलेटर पे चार्ज नहीं आ सकता। मेरे बेटा इंसुलेटर पे चार्ज आता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता। जैसे ये पेन है, प्लास्टिक कॉम है, मान लो प्लास्टिक कॉम को हेयर से रब करो तो वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगा, यानी कि प्लास्टिक कॉम पे चार्ज आ गया। रबर के बैलून को हेयर से रब करो तो वो दीवार से चिपक गया, यानी कि रबर बैलून पे चार्ज आ गया। तो कई बच्चे कहते फिर तो ये कंडक्टर हो गया ना बेटा, कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है। यदि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इस हिस्से पे चार्ज दो तो वो सारे कंडक्टर पे फैल जाएगा, फ्लो कर जाएगा। लेकिन यदि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के इस हिस्से पे चार्ज दो तो वो यहीं रहेगा, वो फ्लो करके यहां नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। यानी इंसुलेटर को चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन वो चार्ज जिस हिस्से पर दोगे वो उसी हिस्से पर रहेगा, वो बह करके बाकी हिस्सों पे नहीं जाता। यहां पर एक हाई टेंशन बैटरी, हाई पावर बैटरी होती है, जिसके आगे शार्प पॉइंट्स वाले ब्रश लगे रहते हैं। ये है ब्रश B1। B1 शार्प पॉइंट से बना हुआ है। और यहां होता है एक दूसरा ब्रश B2। B2 जो बेल्ट से टच है, बेल्ट से जुड़ा हुआ नहीं, बंधा हुआ नहीं है, टच है। जैसे मैं इस पेन को हाथ से टच रखूं तो हाथ के चलने पर पेन उसके साथ चल नहीं रहा, लेकिन छुआ हुआ है, टच है, कांटेक्ट में है। तो ब्रश B2 बेल्ट के साथ कांटेक्ट में है। यदि बेल्ट घूमेगी तो ब्रश नहीं घूमेगा, लेकिन ब्रश हर समय उसे छूता रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन बता दी, क्या है कंस्ट्रक्शन? There is a high tension battery connected with brush B1. There are two pulleys, P1 and P2. P1 is motor operated. P1 मोटर से घूमने वाली है। Insulated belt passes over two pulleys. There is another brush B2. वो ब्रश B2 जो है बेटा बेल्ट से कांटेक्ट में है और स्फीयर से जुड़ा हुआ है, टच में है। यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ये क्या है? ये है कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। इट इज हॉलो कंडक्टर। चलिए भाई, अब हॉलो कंडक्टर पढ़ने के बाद अब सुनिएगा मेरे बेटा। सबसे पहले बैटरी से चार्ज आता है ब्रश पर। ध्यान से समझना, आज लाइव में वेन डिग्राफ ही समझाना है। चाहे 2 बार पूछो, चाहे 3 बार, या कोई भी डाउट आए वो पूछो। उसके बाद की वीडियो, पौन घंटे की वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूं ऑलरेडी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट उठा करके और पढ़ना शुरू कर देना। आज का भी दोनों तरह से होगा, लाइव प्लस वीडियो।
कभी आप मेरे लाइव खत्म होते ही कहोगे छुट्टी आज की। अब मेरे बेटा बैटरी से ब्रश आया, वो चार्ज आया, हाई टेंशन बैटरी से चार्ज आया ब्रश पर। ब्रश में है शार्प पॉइंट्स, शार्प पॉइंट से होता है कोरोना डिस्चार्ज, यानी उसमें से आयंस की बौछार निकलती है और वो आयंस जाकर के बेल्ट पर स्टोर हो जाते हैं, बेल्ट पर स्टोर हो जाते हैं और बेल्ट के जिस हिस्से पर स्टोर होते हैं बस वहीं पे रहेंगे, खुद बह के ऊपर नहीं जा सकते। वो चार्ज यदि इस हिस्से पे है तो इसी बेल्ट के इसी हिस्से पे रहेगा। अब हम मोटर को चला देते हैं, मोटर के चलाने से बेल्ट ऊपर चलती है, ये वाली बेल्ट, और जब ये ऊपर चलती है तो वो जो चार्ज वाला पोर्शन है, वो चार्ज वाला पोर्शन ऊपर चलने लगता है। जब वो चार्ज वाला पोर्शन ऊपर जाता है तो वो यहां पहुंचता है ब्रश B2 पर। तुम्हें मैंने बताया था यदि चार्ज को मौका मिलेगा तो वो हमेशा अंदर से बाहर भागेगा, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है बाहर से। तो उसे मौका मिल गया, यहां आते ही ब्रश B2 स्वीप आउट द चार्ज, ब्रश B2 स्वीप्स आउट द चार्ज। ये चार्ज ब्रश B2 के थ्रू होता हुआ स्फीयर पे आ जाएगा, सारा चार्ज आ जाएगा। जो यहां से चार्ज गया था ब्रश B2 से होकर के स्फीयर पे आ गया। अनचार्ज बेल्ट मूव्स डाउन। अब मेरे बेटा ये अनचार्ज बेल्ट नीचे आती है, चार्ज तो सारा स्फीयर पे चला गया, अनचार्ज बेल्ट नीचे आती है, इसके सामने पहुंचती है, सामने से फिर कोरोना डिस्चार्ज आता है, कोरोना डिस्चार्ज आने से इसमें फिर आयंस आ जाते हैं, आयंस आने के बाद फिर बेल्ट ऊपर चलती है क्योंकि मोटर तो चालू है, बेल्ट ऊपर चलती है तो चार्ज ऊपर चलता है, ऊपर जाकर के B2 में से होकर स्फीयर पे आ जाता है, फिर अनचार्ज बेल्ट नीचे आती है, नीचे आती है सामने B1 के सामने आ जाती है, B1 में से कोरोना डिस्चार्ज निकल रहा है, आयंस निकल रहे हैं, वो आयन फिर बेल्ट पर स्टोर हो जाते हैं, फिर वो चार्ज लेकर के बेल्ट ऊपर चलती है B2 के थ्रू, फिर वो चार्ज स्फीयर पे आ जाता है। इस तरह से धीरे धीरे स्फीयर पर बहुत चार्ज स्टोर हो जाता है। मतलब B1 से चार्ज आएगा बेल्ट पर, बेल्ट ऊपर चलेगी तो चार्ज जाएगा ऊपर, फिर B2 के थ्रू होकर के वो आ जाएगा स्फीयर में, अनचार्ज बेल्ट फिर वापस आ जाएगी, ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो जब तक मोटर चलती रहेगी चार्ज यहां से आकर के स्फीयर को मिलता रहेगा, शार्प पॉइंट से बेल्ट पे आएगा, बेल्ट से ब्रश B2 पर जाएगा, B2 से स्फीयर पे आएगा, फिर वापस आ जाएगा। जब तक बैटरी में दम है तब तक इसमें से कोरोना डिस्चार्ज होता रहेगा, जब बैटरी खत्म हो जाए तो बैटरी लगा दो, वो फिर कोरोना डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर में आउटर स्फीयर के ऊपर काफी चार्ज आ जाता है। मान लो आउटर स्फीयर पर, सोच के देखना, सिर्फ 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, आउटर स्फीयर की रेडियस मान लो 1 मीटर है, तो कितनी वोल्टेज डेवलप होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वाले फॉर्मूले से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 × 10⁹। चार्ज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज आया है स्फीयर पे, यानी कि 10⁻⁻6 कूलम, और रेडियस को मैंने 1 माना है, तो सॉल्व करके आता है 900 वोल्ट। 900 वोल्ट आ गए, 900 वोल्ट। और यदि 1 माइक्रोकूलम की बजाय 10 माइक्रोकूलम चार्ज मैंने भेज दिया, यहां से इधर भेजता जा रहा हूं, 10 माइक्रोकूलम भेज दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 गुना ज्यादा, यानी 9000 वोल्ट डेवलप हो जाएंगे। 100 माइक्रोकूलम भेज दिया, 100 माइक्रोकूलम भेज दिया तो बेटा 90000 वोल्ट आ जाएंगे। जितना ज्यादा चार्ज भेजोगे आउटर स्फीयर का पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, हजारों वोल्ट डेवलप कर सकते हो। जितना वोल्टेज बढ़ानी है मोटर उतनी ज्यादा देर तक ऑन रखो, जितनी ज्यादा देर तक मोटर ऑन करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ही ज्यादा चार्ज ऊपर इस स्फीयर पे इकट्ठा होगा और स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है? तो जवाब है इसका यूज कई जगह पर होता है। टू आयनाइज द गैसेस, गैसेस को आयनाइज करना हो, यदि किसी स्फीयर पर
हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया, ध्यान से सुन, बहुत हाई चार्ज डेवलप हो गया, यदि मैं उसके अंदर या उसके पास में कोई गैस मॉलिक्यूल रख दूं, जरा सोचो, तो गैस मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो जाएगा। भाई इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, तो गैस आयनाइज हो जाएगी। तो पहला यूज है इसका टू आयनाइज द गैस। यदि इस पे हमने बहुत हाई वोल्टेज डेवलप कर दी, सिर्फ इसके पास गैस का भरा कंटेनर ले जाओ, वो आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, उन सबके पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, इतने ज्यादा फोर्स से देगा कि वो टूट जाएंगे और गैस आयनाइज हो जाएगी। समझ गए? ये आयनाइज द गैस, मेन इसका यूज है टू आयनाइज द गैस। इसे बनाया था वैन डी ग्राफ ने, साइंटिस्ट का नाम है वैन डी ग्राफ, तो इसे वैन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। नाम पे मैं जाना, नाम वहां ऐसे उल्टे सीधे होते हैं, वो बात अलग है, वो इंडियन के नाम को कहते होंगे, कैलाश प्रसाद, यो क्या नाम हुआ, इससे तो देखो वैन डी ग्राफ कितना सिंपल सा नाम है। तो खैर, मतलब इस साइंटिस्ट का नाम था वैन डी ग्राफ, तो ये कहलाता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। और जनरेटर क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, असलियत में पूरे मैकेनिज्म में हुआ क्या? बैटरी ने चार्ज ब्रश B1 को दिया, ब्रश B1 ने इसे दिया, इसने चार्ज ऊपर दिया और स्फीयर पे आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के बैटरी का चार्ज स्फीयर पे आया है, जिसके कारण स्फीयर पे हाई वोल्टेज जनरेट हुई है। हाई वोल्टेज जनरेट हुई है, तो कई बच्चे कहते हैं, तुम लोग भी आज तो नहीं पूछ रहे, हो सकता है कभी पूछने लगो, कि सर जो ये सीधे ऊपर वाला स्फीयर था, इसे सीधे हाई टेंशन बैटरी से जोड़ देते तो भी तो चार्ज आ जाता। तो जवाब है हाँ, आ जाता, लेकिन तुम्हें मालूम है, दो चीजों को डायरेक्ट जोड़ने से वो सेम पोटेंशियल पे रहती है। यदि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं मिल सकती। यदि ये 15 वोल्ट की बैटरी है, तो 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिल सकता। यहां पर ये इसके ब्रश B1 इसके कांटेक्ट में नहीं है। यहां पर क्या होता, चार्ज ऊपर जाने और वापस आने दोनों का रास्ता जुड़ा हुआ था। चार्ज यहां से यहां भी जा सकता था और यहां से यहां भी वापस आ सकता था। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हो कि क्या तुमसे कोई पूछे कि छोटी सी बाल्टी के पानी से इतने बड़े कंटेनर को भरा जा सकता है सीधे जोड़ के? तो जवाब है सीधे जोड़ के तो नहीं भर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? हम छोटी छोटी बाल्टियों के पानी से इस बड़े कंटेनर को भर सकते हैं। यदि हम मग्गा ले ले, मग्गे से पानी यहां से लेके यहां डाले, थोड़ा सा पानी और लिया यहां डाला, थोड़ा सा और लिया यहां डाला, जब ये खाली हो गई दूसरी बाल्टी ले आए, उस बाल्टी में से पानी लेके यहां डाला, और पानी लेके यहां डाला, और पानी लेके यहां डाला, जब ये खाली हो गई तीसरी बाल्टी ले आए। यदि मैं सोचूं कि ये दोनों डायरेक्ट जोड़ दूं तो इतने सी पानी से ये पूरी बाल्टी भर जाएगी, वो संभव नहीं है। पूरा कंटेनर भर जाएगा, वो संभव नहीं है। डायरेक्ट जोड़ के नहीं है, मुझे डिब्बे से भर भर के डालना पड़ेगा जिससे पानी वापस ना आए। यही बात है इसकी। यदि आप स्फीयर को सीधे बैटरी से जोड़ देते हो तो चार्ज यहां से थोड़ा सा चार्ज जाएगा, उसके बाद यदि चार्ज जाना भी कोशिश करेगा तो वो वापस आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के थोड़ी देर में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन यदि ये चार्ज आता है ब्रश पर, तो ब्रश में से क्योंकि शार्प पॉइंट है, कोरोना डिस्चार्ज जरूर होगा, बेल्ट पर चार्ज जरूर जाएगा, और जब चार्ज बेल्ट ऊपर जाएगी तो वो B2 से होके इस पर जरूर आएगा, यानी चार्ज का फ्लो वन वे है। यदि ये बैटरी डिस्चार्ज भी हो गई, खाली हो गई, तो क्या चार्ज वापस आ सकता है? चार्ज को वापस आने का रास्ता बंद कर दिया। पहली बात, जो चार्ज आउटर सरफेस पर है वो कभी इनर पे नहीं आने का।
और यदि वो चार्ज इनर पे नहीं आएगा तो बेल्ट के साथ लौट करके यहाँ नहीं आएगा, और मान लो गलती से यहाँ पहुंच भी गया तो वो यहाँ से शार्प पॉइंट पे नहीं कूदेगा। शार्प पॉइंट से निकलता है चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, बेल्ट से शार्प पॉइंट पे नहीं जाएगा। यानी कि ये वन वे फ्लो है। बैटरी का चार्ज ब्रश से हो करके बेल्ट पर आ सकता है, बेल्ट से आउटर स्फीयर पे जा सकता है, लेकिन स्फीयर से अंदर नहीं जा सकता, बेल्ट पर नहीं जा सकता। यानी ये वन वे है। जो चार्ज यहां से यहां चला गया वो चला गया। जब बैटरी खत्म हो जाए दूसरी बैटरी लगा दो, दूसरी खत्म हो जाए तीसरी लगा दो, चार्ज यहां से यहां पहुंचता रहेगा। तो ये हमने वन वे प्रोविजन कर रखा है। पहले बताओ, एक मिनट रोक रहा हूं मैं, समझ में आई वर्किंग? यस या नो? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बैटरी को सीधे स्फीयर से जोड़ देता तो क्या प्रॉब्लम थी? चार्ज का फ्लो वन वे हो सकता था या टू वे हो सकता था? सर टू वे। स्फीयर पे ज्यादा चार्ज आ गया तो बैटरी पे चला जाता, बैटरी से स्फीयर पे भी जा सकता था, तो वापस आने की संभावना थी। हमने वापस आने की संभावना खत्म कर दी। अब चार्ज वन वे ही चलेगा। अच्छा, इसका मेन यूज कहां बताया आपको? टू आयनाइज द गैसेस। बहुत हाई वोल्टेज वाले वैन डी ग्राफ जनरेटर जानलेवा हो सकते हैं। तुम्हें बताया ना, वो एटम्स को तोड़ देते हैं। तो सोचो, हम भी तो एटम से बने हैं। यदि हमने एक लिमिट से ज्यादा हाई लिमिट वाला, हाई वोल्टेज वाला जनरेटर ले लिया, उसके पास मैं खड़ा हो गया, तो मेरे अंदर भी तो एटम्स हैं, मेरे अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें भी तो पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस एक तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव दूसरी तरफ। हर एटम ब्रेक होने की कोशिश करेगा, और यदि थोड़े से भी एटम ब्रेक हो गए तो बॉडी में गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत हाई वोल्टेज जनरेटर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में। हाँ, लो वोल्टेज वाले खिलौने वोल्टेज जनरेटर मार्केट में बहुत आते हैं। अभी आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे देखोगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर के नाम से ही शायद मिल जाए आपको, और नहीं तो गूगल पे सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर मार्केट में बिकने के लिए हैं। 5000 से लेकर और करोड़ों तक के हैं, डिपेंडिंग कि वो कितनी वोल्टेज जनरेट करने के लिए डिजाइन करे गए। तो ये था बेटा वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसकी कोरोना डिस्चार्ज, इसकी वर्किंग। अब आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में घुस के पौन घंटे की वीडियो पढ़ना शुरू करो, जो भी डाउट हो पूछो। बाकी इस बार टेस्ट है ही है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, वेलकम।